में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। अखरी बाईपास पर लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम। बिरसा मुंडा की याद में बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में जनजातीय गौरव दिवस का हुआ आयोजन। बनारस रेल इंजन कारखाना का मुख्य द्वार हुआ बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे। यहां आने के बाद सीएम योगी सीधे उदय प्रताप कॉलेज गए। उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और युवाओं से आह्वान किया कि वह नए भारत, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि युवा ही बदलाव करता है, चाहे आज हो या कल। उन्होंने वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए प्रबंधन से तैयारी करने के लिए भी कहा। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि उदय प्रताप कॉलेज को अब नए रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप प्लान दीजिए, शासन उस पर निर्णय लेगा। बनारस रेल इंजन कारखाना का मुख्य द्वार हुआ बंद। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका का मुख्य द्वार बंद हो जाने से बनारस रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों और यहां आसपास के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बगल से एक वैकल्पिक रास्ता निकाले जाने के बावजूद भी लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लहरतारा डीएलडब्ल्यू रविंद्रपुरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य के कारण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बीएलडब्ल्यू का मुख्य द्वार ककरमत्ता गेट नंबर 1 25 नवंबर से 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। चेतगंज स्थित सती माता में चल रहे 2 दिवसीय अखंड रामायण का हुआ भव्य समापन। चेतगंज स्थित शक्ति माता मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय अखंड रामायण का भव्य समापन रविवार की रात हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल माला और विद्युत झालरों से सजाया गया। साथ ही भगवान को फल, मिष्ठान व स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान दर्जनों रामायणियों ने प्रस्तुति कर लोगों को खूब झुमाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल पहुंचे, जिन्हें मंदिर के पुजारी महेंद्र गिरी ने अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के पश्चात आयोजक महेंद्र गिरी ने बताया कि हर वर्ष चेतगंज की नागकटैया सकुशल संपन्न होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान में यह आयोजन किया जाता है।
महेंद्र गिरी जी, आज किस तरह का ये रामायण भंडारा का समापन है? ये रामायण विगत सैकड़ों वर्ष से चल रहा है और ये नकड़िया के बाद भव्य कार्यक्रम माता की कृपा से मेला संपन्न होता है, इसलिए उसमें हम लोग करते हैं और विशाल भंडारा होता है। पूरे वाराणसी के रामायणिया सब लोग इसमें आते हैं। तो आज क्या क्या कार्यक्रम कैसे समापन किए? समापन में सारे रामायणिया वाराणसी के आसपास के हर क्षेत्र के रामायणिया इसमें भाग लेते हैं और 40 घंटे ये रामायण चलता है। तो आज कौन कौन आया? मंत्री जी भी आए थे। रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर शिवराज जी, सारे लोग आए थे। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय नीलकंठ जी का बहुत ही सहयोग रहता है और ये मंदिर की पूरी गलियों को उन्होंने बनवाया है और मंदिर हम लोगों के प्रति उनको अगाध प्रेम और स्नेह है। नकटैया के बाद क्या उद्देश्य होता है इस भंडारा और रामायण का? कि माता जी की कृपा से यह मेला संपन्न होता है, जिसमें 10 लाख आदमी मेला क्षेत्र में रहते हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती। माता जी के शरण में ही मेला के कंट्रोल रूम बनता है और माता जी की अगाध प्रेम स्नेह लोगों पर बनाने के लिए हम लोग यह आयोजन करते हैं। आज कार्यकर्ताओं का और गणमान्य लोगों का सम्मान वगैरह भी करते हैं आप? सारे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, क्षेत्र के सम्मानित लोग सब लोग आते हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है, ये धर्म का कार्यक्रम है और हमें धर्म के क्षेत्र में ही जूना अखाड़े के महंतों ने श्रीमंत बना के धर्म के लिए ही लगाया है। बिरसा मुंडा की याद में बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में जनजातीय गौरव दिवस का हुआ आयोजन। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटे से गांव वुलिहातू में एक सामान्य परिवार में हुआ। बिरसा मुंडा के माता पिता नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति से आते थे और परिवार की स्थिति काफ़ी खराब थी। इस कड़ी में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी के विषय में लोगों ने अपनी अपनी जानकारी को साझा किया। 1875 में कितनी गरीबी रही होगी और लोगों में संचार के माध्यम भी बहुत कम हुआ करते थे। उस समय लोगों को इकट्ठा कर इस तरह की गौरव गाथा लिखने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर लोगों ने प्रकाश डाला। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के इस शुभ अवसर पर सैकड़ों की संख्या में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक स्वतंत्रता भवन में इकट्ठा हुए। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, जिस 25 साल की उम्र में अपने 25 साल के जीवन में उन्होंने जितना त्याग तपस्या और जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े वो अपने आप में एक उदाहरण है। और ऐसी तपस्या, ऐसा श्रम, ऐसा बुद्धि विवेक ट्राइबल आदिवासी व्यक्ति में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उसमें एक कैसे आदिवासी युवा थे जिसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सारे आदिवासी जो समाज था उसको एकत्रित किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1875 में उनका जन्म हुआ था खूंटी में, जो कि रांची के बगल में एक जनपद है। फिर वहाँ से वो चले, सबको लेते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और बहुत त्याग और बलिदान का एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। और हमें आदिवासी समाज को समझना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन पे चले, समाज के लिए जो चुनौतियां हैं उनको झेलते हुए अपने आप को तैयार करें और समाज के विकास के मूल धारा में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। सर, आदिवासी समाज से बार बार उपेक्षा के आरोप लगते हैं कि जितना इनका योगदान था उतना सम्मान करने में सरकार, क्या लगता है सर आपको, सही बात है? ये तो देखिए, ये जनजाति समाज तो उपेक्षित है, लेकिन जितना इनको सहयोग और सम्मान और जो मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं मिली है। फिर भी उसके बावजूद सरकार, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार या झारखंड की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार या जो भी यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं उनके लिए आदिम जनजाति योजनाएं तमाम चल रही हैं, सरकारी योजनाएं भी हैं, ये NGOs भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है।
क्योंकि एक तरफ तो हम उनके विकास की बात करते हैं, लेकिन उसके विकास के साथ साथ जो उनका दोहन है, शोषण है, ये जो बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रकृति का तो शोषण खूब हो ही रहा है, जो खनिज है उसका भी दोहन हो ही रहा है, और जो वो प्रकृति को बचाने की जंगल ज़मीन की बात करते हैं, उस पर अनऑथराइज कब्जा लोग करते ही जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं। उसका परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि नेचर सबके साथ सहयोग नहीं कर सकते। नेचर को, हमको भी, जो विकसित अपने आप को तथाकथित कहते हैं, उनको भी उनके साथ सहयोग करना है, तब जाकर के हमारा सामंजस्य बैठेगा, हम अच्छा जीवन अपना जी सकेंगे, हमारे आदिवासी भाई बंधु भी जी सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग को मुख्य रूप से आदिवासी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मतलब है, और यहाँ आज बिरसा मुंडा का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें हम लोग आज सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग सभी मतलब बीचू और आसपास में ही जॉब वगैरह करते हैं। तो आज मतलब कहाँ से लोग आए हुए हैं, आप लोग क्या परफॉर्मेंस किए हैं? हम लोग अभी जो आदिवासी लोकगीत होता है, कर्मा हुआ और एक सरहुल होता है और एक जतरा होता है, 3 गानों में हम लोग आज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ये क्या आज हर जगह मनाया जा रहा होगा? ये पूरा ऑल इंडिया में मतलब मनाया जाता है। ये 2021 से मतलब शुरुआत किया गया है आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज आप लोग स्वतंत्रता भवन में क्या क्या दे रहे हैं परफॉर्मेंस? तो वही मतलब आदिवासी लोक नीति जो होता है, जो हम हर क्षेत्र के हिसाब से हर आदिवासी अलग अलग उनकी मतलब भाषा, अलग अलग मतलब कल्चर होते हैं, वो अपना आज मतलब प्रस्तुत करेंगे। तो हम लोग मतलब वही कर्मा और सरहुल से संबंधित जो गीत है उसी को प्रस्तुत करने वाले हैं। ग्रुप में परफॉर्मेंस होता है कि कैसे? नहीं, ये हम लोग का जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं सारे ग्रुप्स में होते हैं, जिसमें जेंट्स और महिलाएं दोनों होती हैं। तो आपके ग्रुप में कितने लोग होंगे? हमारे ग्रुप में लगभग 15 लोग होंगे जो परफॉर्मेंस करेंगे। महिलाएं 10-12 होंगी और मतलब 5-6 मतलब जेंट्स होंगे। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो अनुसूचित जनजाति बच्चे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी भाषा है, अपनी कल्चर है, उसको मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश करें और उन कल्चर्स को जानने का कोशिश करें जो हमारे पूर्वज मतलब निभाते आए हैं। उस धरोहर को हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, उसको जीवंत रखें। हाँ, उसको जीवंत रखें। देखिए, ये एक अच्छा पहल उठाया गया है। हालांकि ये जनजाति गौरव दिवस यहाँ विगत 4 वर्षों से, जब से ये मनाने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसको मनाया जा रहा है। और ये यूनिवर्सिटी की एक अच्छी पहल है कि अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको मना रहे हैं। और आज के समय में बिरसा मुंडा उतना ही प्रासंगिक है जितना वो अपने काल में थे। उसका तात्पर्य ये है कि बिरसा मुंडा ही वो व्यक्ति थे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के अन्य भी, जैसे सिद्धू कान्हू हुए या तिलका माझी हुए, इन सबों ने भी झारखंड की उस धरती से आते थे। और झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई उसी समय से चल रही है, जो आज तक निरंतर चल रही है। आज अगर आप देखेंगे, प्रासंगिकता उतना ही है, क्योंकि आज भी आदिवासियों की ज़मीन जो है वो किसी न किसी रूप में छीनी जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसको अगर वास्तविकता में देखेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उतने ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आज के समय में हमें एक बार फिर अवलोकन करने की ज़रूरत है और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए जो अधिकार बचाने का जो प्रयत्न किया गया था, उनको आज सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल उठाकर उनको वास्तविक रूप में संरक्षण देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, उपेक्षा के आरोप लगते हैं इन प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों पर। तमाम लोग कहते हैं कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज़ों ने जो आतंक का पर्याय घोषित किया, क्या लगता है सर? ये आप तो पढ़े हैं इनके बारे में। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जब भी कोई विरोधाभास या विरोध होंगे तो फिर वो आपको उस ढंग से डेमोलाइज करेंगे। जैसा आप अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाई गई थी जो ट्राइबल क्रिमिनलिटी एक्ट के नाम से लाया गया था। उस एक्ट का उद्देश्य यही था, क्योंकि उसको भय लग गया था, अंग्रेज़ों को भय लग गया था कि अगर इनको दमन नहीं किया जाएगा तो ये हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। आप जब झारखंड के उस धरती पर अब जब देखेंगे, उसको जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी आदिवासी समुदाय जो है वो किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। भले ऐसा उनकी जितनी लड़ाई हो सके वो तो उन्होंने लड़ा, लेकिन गुलामी को स्वीकार वो कभी नहीं किए। और उन्होंने अपना बलिदान देना अच्छा लगा, लेकिन वो गुलामी को स्वीकार नहीं किए हैं। उनकी जब इस चीज़ को आप देखते हैं
तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसको कई तरह से उसको दमन करने का प्रयास किया गया। कई तरह के अधिनियम लाकर उनको कभी-कभी उनको अधिनियम कभी-कभी ला दिए जाते हैं। आप देखते होंगे कि अपने देश में स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे समाज के लिए बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जो कि किताबों में सिर्फ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं क्योंकि मैं कानून से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ दहेज प्रतिशत अधिनियम है, लेकिन दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में आने के बावजूद भी उसका स्थिति यह है कि समाज में अब अखबारों में देखने को मिलता है कि दूल्हा बिकता है। तो ऐसे स्थिति में हम ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ किताबों में रह गए हैं। उसी ढंग से यहाँ पर भी कई योजनाएं आई हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए। वो 5 ईयर जो प्लानिंग थे उसके माध्यम से आप देखिए वो सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो आप देखेंगे वो नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आदिवासियों की स्थिति जो है या यहाँ की जनजातीय समुदाय की स्थिति जो है उसके जीवन स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। हमें उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उसमें परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब हम सरकारी जो योजनाएं बनाई जा रहे हैं उनका अगर पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ शिक्षा पर्टिकुलरली शिक्षा को अगर हम ठीक ढंग से नहीं बढ़ा पाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। थैंक यू सर। पद्म भूषण पंडित लक्ष्मीकांत झा की याद में भारतेंदु भवन में हिंदी दिवस समारोह का हुआ आयोजन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल पद्म भूषण पंडित लक्ष्मीकांत झा ICS की स्मृति में भारतेंदु भवन चौखंबा में आयोजित हिंदी दिवस समारोह काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हिंदी दिवस समारोह में हिंदी के उन्नयन के लिए प्रयासरत थियोसॉफिकल सोसाइटी कमक्षा के पूर्व प्रधानाचार्य साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडे और भारतेंदु हरीशचंद्र के वंशज दीपेश चंद्र चौधरी को हिंदी रत्न सम्मान से संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि हिंदी के उन्नायक पंडित लक्ष्मीकांत झा को हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। सन 1936 में पूरे विश्व में ICS में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह एक महान अर्थशास्त्री थे, रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे महान गवर्नर रहे। अपने जीवन काल में भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। 1967 से 1970 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। हिंदी भाषा के लिए उनके दिल में अपार प्रेम रहा। इसी का परिणाम था कि 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय नोटों रुपए 2, 5, 10 और 100 को जारी कर भारतीय इतिहास में पहली बार हिंदी में हस्ताक्षर कर राष्ट्रभाषा को जन जन के मन में प्रतिष्ठित कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे पाश्चात्य शैली के विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद भी हिंदी के प्रति उनका लगाव काबिले तारीफ था। सच्चे अर्थ में लक्ष्मीकांत झा हिंदी के माथे की बिंदी थे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता गौतम कुमार झा ने किया तथा स्वागत दीपेश चंद्र चौधरी ने और धन्यवाद ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट निरसन कुमार झा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुधीर चौधरी, मनोज मिश्रा, डॉक्टर संजय अग्रवाल, नंद कुमार सिंह, नटवर झा, भोगेंद्र झा, राजेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। मंशा रहती है कि हिंदी में ही बोले, हिंदी में ही न्यायालयों का आदेश जस्टिस को कि हिंदी में ही अपना आदेश आप, तो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। हम लोग लक्ष्मीकांत झा जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। मेरे साथ सेंट्रल बार के महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडे जी भी हैं और बहुत अच्छे रचनाकार कवि हिंदी के सेवक महेंद्र अलंकार जी भी हैं। और इस कार्यक्रम को जो संयोजन कर रहे हैं गौतम झा जी और दीपेश जी, ये बहुत पुनीत काम इसलिए है कि आजकल हम चेतना शून्य होते चले जा रहे हैं।
जो मशीनी युग चल रहा है और जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, इसमें हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे वक्त में झा जी को याद करना, और वो जैसा कि नाती थे दिनेश झा जी के, तो वो काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनका बड़ा योगदान रहा है हिंदी पत्रकारिता में। और लक्ष्मीकांत झा जी लक्ष्मी के भी सेवक थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और हिंदी के भी सेवक थे। तो ऐसे लोगों को याद करने से हम अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं, क्योंकि जीवन में नई पीढ़ी के सामने अगर कोई आइकॉन नहीं है, किसका वो अनुसरण करेंगे। हम मशीनी युग में जी रहे हैं, मशीन के गुलाम बनते चले जा रहे हैं, संवेदनाएं मरती चली जा रही हैं। ऐसे में गौतम जी एक बहुत अच्छा काम करते हैं कि पुराने लोगों को, जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनको जिंदा रखते हुए, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है उसके विचार जिंदा रहते हैं, विचार मरते नहीं हैं, तो उन विचारों को ये हमेशा आगे प्रसारित करते चले जा रहे हैं। और भारतेंदु भवन में हम लोग बैठे हैं, एक पहाड़ को अगर अंधेरे में, बहुत कितना बड़ा पहाड़ बना दिया जाए अंधेरे में, लेकिन वो पहाड़ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दीपक जलाया जाए अंधेरे में तो दीपक दिखाई पड़ेगा। तो भारतेंदु जी और झा जी दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे कि वो दीपक थे जो रास्ता दिखाते थे। ऐसे लोगों को याद करना बहुत पुण्य का काम है, बड़ा अच्छा काम है, और हम इस आयोजन की बड़ी सराहना करते हैं। भारतीय डाक कर्मचारी संघ वाराणसी पूर्व मंडल के द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन का हुआ आयोजन। भारतीय डाक कर्मचारी संघ वाराणसी पूर्व मंडल संवर्ग सी के द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन का आयोजन रामरतन पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारतीय डाक कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार पाल एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद कुमार पाल एवं प्रांतीय सचिव अशोक यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष नरेश बारा द्वारा की गई। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में राजीव सिंह सहायक जनरल सेक्रेटरी बीपीए, राजीव सिंह जिलाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंडलीय अध्यक्ष के पद पर जगदीश चंद्र जडेजा, सहायक मंडलीय अध्यक्ष के पद पर विकास राय, मंडलीय सचिव के पद पर सदानंद, सहायक मंडलीय सचिव के पद पर अभिषेक पांडे, मंडलीय कोषाध्यक्ष के पद पर राकेश चंद्र किरण एवं संगठन मंत्री के पद पर कुलभूषण तिवारी का चयन किया गया। कार्यक्रम का संचालन नीतीश पांडे द्वारा किया गया। आज के अधिवेशन का आज का अधिवेशन वाराणसी ईस्ट डिवीजन का है। जो जिला है उसमें हम लोग पोस्टल में वाराणसी ईस्ट एक अलग डिवीजन है, और उसमें एक नया कमेटी बनने जा रहा है पूरा जोन का। उस कमेटी 2 साल के लिए संगठन को चलाएंगे, उसी का आज अधिवेशन है। तो अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, क्या खास विषय पर? अधिवेशन में कुछ डिमांड आया है, जैसे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए सीजीएचएस का व्यवस्था बनारस में हो, इसका एक आया है। और अष्टम वेतन कमीशन बनाने के लिए सरकार को अप्रोच करने के लिए एक डिमांड आया है, और वो दोनों चीज हम लोग सरकार के पास रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। कितना लाभ होगा इससे कर्मचारी का जो लाभ है और जो डिमांड है, उसके सेतु बंधन का काम संगठन करता है। आज संगठन का आज कॉन्फ्रेंस वही निर्णय है, क्या क्या दिक्कतें है कर्मचारी, क्या क्या हो रहा है, वो हम लोग तय किए हैं, हम नोट किए हैं, और उसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रदेश का महामंत्री भी है, और मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के नाते उसका समाधान करने का अथक प्रयास करेंगे। नारायणपुर के मजदूर तबके की महिलाओं के साथ प्राइवेट बैंक ने कम ब्याज दर पर ऋण का झांसा देकर की ठगी। नारायणपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी की महिलाओं के साथ बैंक वालों ने अभद्रता की। ये सीधी सादी गरीब तबके की असहाय महिलाएं हैं जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। प्रार्थनीगढ़ का परिवार मजदूरी पर भी निर्भर रहता है। प्रार्थनीगढ़ के पास प्राइवेट बैंक वाले आए और कहा कि हम लोग प्राइवेट बैंक में कार्य करते हैं, हमारा बैंक कम ब्याज दरों पर ऋण दे रहा है। यदि आप लोग समूह बनाकर कोई भी ऋण लेते हैं तो हमारा बैंक कम ब्याज दरों पर आपको ऋण मुहैया कराएगा। महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर ऋण दे दिया गया। वे नियम से अपनी किश्त चुकाती रहीं, मूलधन से ज़्यादा यानी ब्याज सहित अपना ऋण चुकता कर दिया। इसके बावजूद भी बैंक के कर्मचारीगण सुबह से ही घर पर आकर परेशान तथा बेइज्जत करने की गरज से
घर में घुसकर गाली गलौज करते हैं। महिलाओं का कहना है कि मना करने पर हाथ पकड़कर घर से बाहर बेइज्जत करने की धमकी दी जाती है। विपक्षी गण बैंक के सदस्य घर में घुसकर सामान उठा ले जाते हैं। अगर हम लोग मना कर रहे हैं तो अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की जाती है। हम लोगों को घर में जिंदा जलाने की एलानिया धमकी दे रहे हैं। विपक्षी गण द्वारा किए जा रहे घिनौने एवं अनैतिक कृत्य से किसी भी समय गांव में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी गण एवं उनके सदस्य गणों की होगी। शीला जी, क्या घटना घटी है आपके साथ, क्यों आई हैं ज्ञापन देने? आए हैं दे सर जी की कबोला कि हम लोग किस्त दे दिए और कबोला की ज़बरदस्ती किस्त लेवे बदे रात के घर में घुस जाते हैं। दो लिया के चाहे जहाँ से दो, और नहीं दोगे तो तुमको उठवा देंगे, ये करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ताला मार देंगे। लड़कों के पढ़ने नहीं जाते हैं, गुंडागिरी करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका सर नाम इनका नाम याद है, बंधन बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, SKC है, मतलब कई बैंक है। तो क्या बहुत बुरा बोलते हैं। मंजा किस्ती ले लेला और सरकार हमने के आवन घरे नारायणपुर गांव से आलेला। हमने के समस्या ये है कि हम लोग कर्ज के देले हम और फिर कर्ज लेवे आवन है तो हमने के धमकी देना, हमने के घरे बैठे ना रात का 10 बजे 9 बजे ले हमने के आदमी के धमकी देना, बच्चों के कहना कि स्कूल ना जाए देवा। आखिरी बाईपास पर लगा 1 किलोमीटर का लंबा जाम। आखिरी बाईपास पर सड़क के दोनों तरफ 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा। बता दें कि आखिरी बाईपास से ईटा, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि लदे हुए ट्रैक्टर जो अनवरत रूप से 24 घंटे इस रोड पर चलते रहते हैं, जिसके कारण हमेशा यहाँ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि ट्रैक्टर चालक बिना किसी लाग लपेट के अपनी गाड़ियों को किसी न किसी रूप में नशे की हालत में चलाते हैं। कुछ ड्राइवर नाबालिग होते हैं जिन्हें ट्रैफिक रूल्स का ज़रा भी ज्ञान नहीं होता। वहीं अखरी चौराहे पर ऑटो स्टैंड भी जाम का एक मुख्य कारण बना हुआ है। यहाँ ऑटो वाले मनमाने ढंग से अपनी ऑटो लगाकर रखते हैं। बताते चलें कि अखरी चौराहे पर ही अखरी चौकी का पिकेट है, जिसके बावजूद भी यहाँ ओवरलोडेड ट्रैक्टर और ऑटो चलते रहते हैं। स्टाम्प मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होकर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध। माननीय स्टाम्प मंत्री द्वारा हर समय अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा नहीं की जाती है। वो कभी न कभी किसी न किसी रूप से हम अधिवक्ताओं को परेशान करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में वो अब एक नया नियम लागू करने जा रहे हैं, निबंधन मित्र, जो कि निबंधन मित्र केवल ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को द्वारा कराया जाएगा। रजिस्ट्री अब हम लोग नहीं करा पाएंगे, रजिस्ट्री अधिवक्ता अब नहीं कराएगा, वो निबंधन मित्र कराएंगे। हम सभी लोग निबंधन मित्र के खिलाफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, अपना पत्रक देंगे और उनसे कहेंगे कि जब तक निबंधन मित्र का वो निर्णय वापस नहीं लेते हैं हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। इस मुद्दे पे हम लोग जो है आंदोलनरत रहेंगे। आज हम लोग अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोग की मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या? अभी अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं करते, आज हम लोग पत्र दे रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग उनके पास जा रहे अभी अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांगों को स्वीकार करेंगे और निबंधन मित्र के निर्णय को वापस लेंगे, जो स्टाफ मंत्री ने अकेले लिया हुआ है। आगे जैसा होगा वैसा निर्णय होगा। ये थे अब तक के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।